सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने गति एवं दूरियों के मापन से संबंधित बातें की हैं। अब आइए हम लोग इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं और पता करते हैं कि हम लोगों ने इस संबंध में कितनी जानकारी हासिल की है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, तो खाली स्थान में 5000 भरा जाएगा। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। हम लोगों ने वर्तुल गति के बारे में पढ़ा। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि एक नियत स्थान से उसकी दूरी हमेशा समान बनी रहती है, तो वर्तुल गति कहलाती है। तो साइकिल का पहिया आप देखते हैं गोल गोल घूमता है, तो उसके केंद्र से पहिए के परिधि की दूरी हमेशा समान होती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, इसकी जानकारी हम लोगों ने हासिल की है। झूले की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। हम लोगों ने पढ़ा है झूला में जब झूलते हैं तो आगे पीछे दोलन करते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल में गति दोहराई जाती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को लंबाई में बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर। आप जानते हैं 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो यानी मिलीमीटर इन सब में सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यानी मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है। और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी यहाँ किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई है। तो इस प्रकार मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। मानस की लंबाई 1.55 मीटर है। इसे सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। मानस की लंबाई कितनी है? 1.55 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 1.55 गुना 100 बराबर 155 सेंटीमीटर, यानी मानस की लंबाई सेंटीमीटर में 155 सेंटीमीटर है। अब हम लोग जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 155 सेंटीमीटर को 10 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1550 मिलीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साक्षी का घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5250 मीटर है। इसे किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। आप जानते हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, अतः मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 5250 मीटर को 1000 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 5.250 किलोमीटर। अतः साक्षी के घर एवं उसके स्कूल के बीच की दूरी 5.250 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, आवर्ती गति के 2 उदाहरण दें। हम लोगों ने आवर्ती गति पढ़ा है। लोलक की गति, जैसे लोलक घड़ी में जो लोलक होता है उसकी गति आवर्ती गति है। झूला झूलते बच्चे की गति, जब झूला झूलते हैं तो यह भी आवर्ती गति है। कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अलग अलग व्यक्तियों के कदम की लंबाई अलग अलग होती है, अतः यह मानक के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के 2 गति हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष में घूम जाती है, जिससे दिन रात होते हैं। इसे घूर्णन गति कहते हैं। तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में
365 दिन का समय लेती है। यह गति आवर्ती है क्योंकि 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं एवं असमानताएं लिखिए। समानताएं क्या हैं? दोनों में वर्तुल गति होती है। पंखा भी घूमता है और साइकिल का पहिया भी घूमता है, दोनों में गति वर्तुल गति होती है। लेकिन पंखे में सरल रेखीय गति नहीं होती है, जबकि साइकिल सवार जब साइकिल को चलाता है और सरल रेखा में गमन करता है या सीधी रेखा में गमन करता है तो साइकिल के पहिए में सरल रेखीय गति भी होती है। मीटर पैमाना द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? जैसा कि कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्केल को वस्तु की लंबाई के समांतर एवं सटाकर रखना चाहिए, पहला। दूसरी बात, यदि स्केल का शून्यांक का सिरा टूटा हुआ है तो एक पूर्णांक से गणना करनी चाहिए और कुल लंबाई में उस पूर्णांक को घटा देना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि जब हम स्केल से लंबाई का मापन करते हैं तो अंतिम मापन अंक के सामने हमारा आंख जो है लंबवत होना चाहिए, तभी हम सही मापन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ट्रेन में जब हम बैठे हुए रहते हैं तो ट्रेन की गति के साथ साथ हम सभी यात्रीगण एक समान गति की अवस्था में रहते हैं, जिस कारण से सभी यात्री एक दूसरे को स्थिर अवस्था में देखते हैं। जबकि पेड़ तो बाहर होते हैं, वास्तव में वो स्थिर हैं, लेकिन ट्रेन की गति के कारण वह विपरीत दिशा में चलते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है इन प्रश्नोत्तर से आपकी समझ और अधिक बढ़ी होगी। आप इन प्रश्नोत्तरों को स्मरण करें और लिखने का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।